हेलो एवरीवन। ये हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मूल विधि और संविधान के बारे में। ये 14 दिसंबर 2017 में जो शिफ्ट नंबर 2 हुई थी, उसके उसके 40 क्वेश्चन हैं। इससे पहले हम एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखिए, उस पार्ट को भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन PYQ हैं, ये पिछले पेपर में आए हुए हैं। और ये हमारा ऑनलाइन जो रिटर्न एग्जाम है उसके बारे में ये ब्रीफ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में सिलेबस है कि ये 4 सब्जेक्ट के पेपर होते हैं। 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, जिनमें से प्रत्येक सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का रहता है, 2.5 मार्क्स का रहता है। इस हिसाब से प्रत्येक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है, तो टोटल मार्क्स होते हैं 400। ठीक है। इसमें से भी अभी ये 3 सब्जेक्ट, इसका भी एक पार्ट मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, हिंदी का, सामान्य हिंदी का, वो भी आप देख सकते हैं मेरे PC एकेडमी चैनल पर जाकर। और इसके हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। पहला पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा पार्ट है मूल मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का। इसका पार्ट नंबर 2 चल रहा है। ठीक है ना। ये जो सब्जेक्ट है दूसरे नंबर का, इसका ये डिटेल सिलेबस इस स्लाइड्स में लगा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको। मूल विधि आती है इसमें, संविधान आता है और सामान्य ज्ञान आता है। तो आप देख सकते हैं मूल विधि में क्या क्या आता है, जैसे कि भारतीय दंड विधान, IPC, CRPC, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रविधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, IT अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिकाएं, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। इस मूल विधि में ये सारे टॉपिक कवर करके रखें। और संविधान के अंदर जैसे संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, संविधान व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों का गठन एवं उनके अधीन कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धतियां आदि के विषय में सामान्य जानकारी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये दो, पहला और दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी FDI से रिलेटेड काम आएगा। मतलब इसमें इकोनॉमी है, सामान्य विज्ञान है, स्वास्थ्य विज्ञान है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र राज्य पर लागू नहीं किया गया था। तो विंस्टन चर्चिल के बारे में देखते हैं पहले, ये हैं थे कौन। विंस्टन चर्चिल जो थे वो 1940 से लेके 1940 से 45 के आसपास जो थे, ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस समय दूसरा वर्ल्ड वार जो कि 1939 से 1945 तक चला, तो वो दूसरा वर्ल्ड वार चल रहा था, उसी समय ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो पहला जो अटलांटिक घोषणा पत्र है ये भारत के अंदर लागू नहीं हुआ था, और बाकी ये 3 घोषणा पत्र जो है भारत पर लागू हुए थे। तो पहले का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है। मुजरिस जो है केरल के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शासकीय विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है। शासकीय शासकीय विज्ञान मतलब कौन से इनमें से कौन सा जो चीज है, कौन सी चीज है उसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है। तो सब्जियां हैं, सब्जियों के उत्पादन और विपणन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है। देखिए, यातायात संकेत जो है मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट जो 1988 का है उसके अंतर्गत आते हैं। 1988 का है मोटर व्हीकल एक्ट, और ये 1 जुलाई 1989 में लागू हुआ था। 1 जुलाई 1989 में लागू हुआ था, 89 में। ठीक है। तो उसके अंदर जैसे उसके अंदर भी सेक्शन बटे हुए हैं। उस सेक्शन में 119, जो धारा 119 है उसके अंदर
ट्रैफिक साइन के बारे में डिफाइन किया गया है, तो वहां से एक क्वेश्चन है ट्रैफिक साइन के बारे में। धारा 119 बताती है कि यातायात से रिलेटेड कुछ साइन होंगे, उनका पालन करना पड़ेगी। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? तो इस यातायात संकेत का अर्थ है सड़क नीचे जाती है, सड़क नीचे डाउन नीचे की तरफ गई है। और 119 तो धारा ये तो साइन के बारे में बताती है, उसमें 115 धारा भी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ऑड इवन, जो दिल्ली के प्रधानमंत्री श्री केजरीवाल जी हमें कभी कभी लागू करते रहते हैं, ऑड और इवन वाला केस, ऑड नंबर की गाड़ियां और इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी इस तरीके से। तो ये धारा 115 बताती है, और ये धारा 119 हमें ट्रैफिक साइन के बारे में बताती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदस्य के स्पीकर द्वारा मतदान डालने को विशेष अधिकार मत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी के लिए आर्थिक मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन IODC द्वारा लक्षित लोकप्रिय उद्योग नहीं है? तो जो FDI है, सबसे ज्यादा FDI जो है ना, रसायन एवं प्लास्टिक निर्माण में आती है, और दूरसंचार में आती है, और तीसरा व्यापार सेवाओं में आती है। ये तीन तो बहुत फेवरेट टॉपिक हैं, मतलब लक्षित एरिया है। बट FDI के लिए रियल एस्टेट में बहुत कम FDI आता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 47, भूमध्य सागरीय वन झाड़ियां किस जलवायु क्षेत्र में आती हैं? भूमध्य सागरीय वन झाड़ियां जो है ना, गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में आती हैं। जैसे ये पृथ्वी है, तो इसमें भूमध्य रेखा ये है, और यहाँ से 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे ये वाला जो एरिया कहलाता है, ये हमारा बहुत ज्यादा, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा क्या मिल सके, सबसे ज्यादा सूर्य का चमकना और सबसे ज्यादा बारिश इस एरिया में मिलती है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वनस्पति मिलेंगी इस भूमध्य रेखा, भूमध्य भूमध्य रेखा के आसपास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका PIL जनहित याचिका मामले को ऐतिहासिक माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो इंदिरा साहनी ने बताया था अदालतों में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और जरूरत को स्वीकार किया था, इसलिए इनका फेवरेट केस है। इन्होंने OBC जो अदर बैकवर्ड कास्ट है उनके आरक्षण पे बात की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संकेतों में से कौन सा पूर्वानुमान नहीं बल्कि केवल एक लंबी अवधि के रुझान की पुष्टि करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है परिवेष्टन सूचकांक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ना अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नवंबर 2017 को भारत के नौसेना प्रमुख कौन थे, कौन हैं? देखिए ये पेपर 14 दिसंबर 2017 का है, तो उसी समय का करंट अफेयर पूछा है 2017 का, कि उस समय इंडियन नेवी के चीफ कौन थे? तो उस समय थे सुनील लांबा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आज की बात की जाए तो 2021 में कौन है? तो 2021 के अंदर करमबीर एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं, जो कि 26 नंबर के हैं, 24th नंबर के हैं, ये 24th नंबर के हैं। और इसी के साथ IAF इंडियन एयरफोर्स के कौन है? तो वो है RKS भदौरिया, RKS भदौरिया जी हैं, वो 26th नंबर के हैं। और अगर आर्मी की बात की जाए तो आर्मी के चीफ कौन है? तो वो मनोज मुकुंद नरवरे, मनोज मुकुंद नरवरे, नरवरे जी हैं, जो कि 28th नंबर के हैं। ठीक है, ये तीनों 2021 के हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य राज्यसभा के सदस्यों की हैं? राज्यसभा के सदस्य को सभी वेतन और अन्य लाभ हैं जो लोकसभा के सदस्य को मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है, राज्यसभा को वही वेतन और वही भत्ते मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्य को मिलते हैं। पहला तो करेक्ट एकदम। राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, ये भी करेक्ट आंसर है कि राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो 51
का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई भी सौदा जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के नाम स्थानांतरण की जाती है और भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जैसे ए और बी यहाँ पे लेन देन कर रहे हैं, वो इसको संपत्ति बेच रहा है, लेकिन अगर ए बी को कुछ संपत्ति बेच रहा है तो बी पैसे नहीं दे रहा है, ए को कोई तीसरा आदमी ए को पैसे दे रहा है, तो उसको बोलते हैं हम बेनामी लेन देन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मद संघ सूची का एक हिस्सा है? तो संघ सूची, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था, ये संघ सूची किसके आर्टिकल ये हमारी जो अनुसूचियां हैं उनमें अनुसूची 7 जो बताती है, अनुसूची 7 में 3 प्रकार की सूची हैं, एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो संघ सूची के अंदर 100 विषय दे के रखे हैं, जैसे कि 100 विषय में जैसे रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, आरबीआई हो गया, तो ये जो विषय हैं इन इन विषय के ऊपर केवल और केवल संघ कानून बनाएगा। और जो राज्य सूची देके रखी है उसमें केवल और केवल राज्य बनाएगा, उसमें 61 सब्जेक्ट देके रखे हैं। ठीक है, जैसे राज्य के कुछ विषय मैं बताता हूँ, जैसे मनोरंजन हो गया, शराब हो गया और कृषि पे कर हो गया, इस तरीके के सब्जेक्ट पे केवल राज्य कानून बनाएगा। ठीक है, और एक समवर्ती सूची है जिसका कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, समवर्ती सूची। ठीक है, ये समवर्ती सूची में जो विषय देके रखे हैं उन पर केंद्र व राज्य दोनों जो है ना वो कानून बना सकते हैं, जैसे कि शिक्षा हो गया, वन हो गया, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन हो गया, और सामाजिक व आर्थिक योजनाएं हो गया, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हो गए। तो ये जो है, ये जो मैंने सब्जेक्ट बताए, इन सब्जेक्टों पे केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ये समवर्ती सूची में है और इस समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और ये हमारी अनुसूची नंबर 7 में देखिए रखा है, क्योंकि अनुसूची नंबर 7 जो बताती है वो केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताती है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश स्तंभ। प्रकाश स्तंभ के बारे में संघ सूची के बारे में दिया। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420, भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी। आईपीसी 1860 जो है, आईपीसी 1860 कब लागू हुई थी? तो आईपीसी 1860 जो है वो 1 जनवरी 1862 को 1 जनवरी 1862 को लागू हुई थी। ठीक है, ठीक है, इसे 1860 इसलिए बोलते हैं कि ये 1862 में कंप्लीट तरीके से लागू हो गई थी, बट 1860 से इसकी प्रोसेस चालू थी। धारा 415 से 420 का संबंध किससे है? तो ये धोखाधड़ी से है। धोखाधड़ी के बारे में बताया, किसी को धोखे देके से कोई भी काम करना, तो वो 415 से 420 के अंतर्गत केस चलेगा उस पर। 54 का आंसर हो जाएगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, संघ सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को निशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के लिए जून 2016 में क्या शुरू किया था? तो गर्भवती महिलाओं के लिए जून 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना चलाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना अगला क्वेश्चन देखिए 56, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया था? तो अंतिम सत्र जो है ना 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से संविधान देश के अंदर लागू हो गया था। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ पार्ट 26 नवंबर 1949 को भी लागू हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ऐसा नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन तब शुरू हुआ जब विनोबा भावे भूमिहीन परिजनों का भूमिहीन हरिजनों का को पेश आ रही समस्याओं को संबोधित करने कौन से राज्य के गांव पहुंचे थे? तो तेलंगाना के पंचमपल्ली राज्य में थे उस समय, और वहीं से इनका जो आंदोलन था वो शुरुआत हो गया था, पंचमपल्ली। ठीक है, 1951 की बात है ये, 18 अप्रैल 1951 में, 18 अप्रैल 1951 में पंचमपल्ली, वहीं से इनको जमीन मिलना शुरू हो गए थे। कुछ लोगों ने जमीन दान करना शुरू कर दिया था उन लोगों के लिए जिनके पास कोई जमीन नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर
सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में से कौन सा नागरिक के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है? तो मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार आपको अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक 35 तक मिलेंगे आपको। 36 12 से लेके 35 तक, ओके 35 तक मिलेंगे आपको मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों में आपको सबसे पहला पॉइंट देके रखा है, राज्य शैक्षिक संस्थाओं की को सहायता देने में कौन सी शिक्षण संस्था के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत है, चाहे वह धर्म पर आधारित हो गया या भाषा पर। तो देखिए ये संविधान में कहा गया है कि कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी लिंग का हो। तो ये तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है। यदि कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाएगा, तो ये तो संविधान के मतलब मौलिक अधिकार में तो है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो मौलिक अधिकार देखिए अनुच्छेद 12 से लेके 35 जो भाग 3 के अंदर देके रखे हैं, भाग 3 के अंदर आपको देके रखे हैं, उसमें अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर देके रखे हैं। तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमको देके रखे हैं। बाकी पहले 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, जो कि एक 7वां संपत्ति का अधिकार था, वो अब एक विधिक अधिकार हो गया इस मौलिक अधिकार से हटकर। तो पहला जैसे मौलिक अधिकारों की बात करें, जैसे कि पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, और छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और सातवां संपत्ति का अधिकार था जो कि अब हट चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अभी हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विभक्त मामलों के बारे में दुरुस्त है? तो देखिए ये ऑप्शन ये गलत ही है, क्योंकि इसका एक सेंटेंस जो ऊपर दिया रहता है उसी के हिसाब से इनके आंसर देना थे, तो इसका वो सेंटेंस नहीं दिखा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा लगातार एकत्रित करता और प्रतिधारित करता है? केंद्र, तो केंद्र क्या करता है, आयकर पर अधिभार उसको लगाता भी है और एकत्रित करता है और प्रतिधारित भी करता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का डी आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंगो शहर कहाँ पर स्थित है? तो फ्लेमिंगो कच्छ के अंदर, फ्लेमिंगो पक्षी के कारण ये कच्छ के रण पर, गुजरात के अंदर ये कच्छ के रण में ये फ्लेमिंगो शहर बन गए, ठीक है। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो लोग अनायासी राज्य की हिरासत में हैं उनके प्रति सरकार का विशेष दायित्व है यह सुनिश्चित करना पुलिस या जेल अधिकारियों की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उनकी हिरासत में किसी नागरिक को उनके जीवन के अधिकार से वंचित ना किया जाए। देखिए जब कभी कोई अपराध करता है तो वो हिरासत में, पुलिस उसको हिरासत में लेती है। तो हिरासत में लिए गए बंदे के कुछ मौलिक मतलब कुछ अधिकार रहते हैं, जैसे कि उसको पुलिस बताएगी कि जो भी अपराध आपने किया है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, मतलब जमानती है कि गैर जमानती है। अगर जमानती होगा तब बता देगी पुलिस कि भाई ये अपराध जो आपने किया है ये जमानती है, आप अपने रिश्तेदार परिजनों को या किसी को बुला लो जिससे कि वो बेल करा के आपको ले जाएं, ये बताएगी। और साथ में ये भी बताएगी, और ये भी उनके पुलिस वालों का बताने का रहता है कि जैसे ही हिरासत में कोई अपराध में लिया 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा जाता है, उस अभियुक्त मतलब जिसने वो क्राइम किया है उसको। और ये 24 घंटे वो घंटे रहते हैं जिसमें आने और जाने का समय एक्सक्लूड कर दिया जाता है, तो वो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना रहती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है नीलावती बहेरा बनाम उड़ीसा सरकार, नीलावती बहेरा बनाम उड़ीसा सरकार। और एक और फेवरेट केस है के एम नानावती, काबस मानेकशॉ नानावती बनाम महाराष्ट्र सरकार। ये केस है के एम नानावती बोले तो काबिक मानेकशॉ एक इंडियन नेवी के कमांडर हुआ करते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, अपनी पत्नी, इनकी पत्नी थी शाल्वी, उन पत्नी के एक प्रेमी हुआ करते थे प्रेम आहूजा, उसकी हत्या कर दी थी, पिस्टल से उनके बेडरूम में जाकर गोली मार दी थी आहूजा को। तो इन पे केस दायर हो गया 302 आईपीसी 302, क्योंकि इन्होंने मर्डर किया है। मर्डर में कौन सी धारा लगेगी,
आईपीसी आईपीसी की धारा लगेगी 302, मर्डर किया इन्होंने, ठीक है। तो आईपीसी 302 जब इन पे लगा तो इन्होंने इन्होंने क्या किया कि जिस ड्रेस यूनिफॉर्म में रहते थे, क्योंकि इन्होंने जो काम किया था सही था और डिफेंस डिफेंस फोर्स इनके साथ हुआ करती थी, तो जिस यूनिफॉर्म में ये इंडियन नेवी की रहा करते थे उसी यूनिफॉर्म में इन्होंने पूरे जहां जहां इन्होंने घुमाया गया कि अदालत में और कहीं कारागार गृह में, तो उसी यूनिफॉर्म के साथ गए। तो इनका केस जो है, राम जेठमलानी जी उस समय के जो फेवरेट अच्छे वकील माने जाते थे, 1959 की बात है, 1959 में वो इनका केस लड़ रहे थे। तो कैसे भी करके इनका केस लड़ते गए, फिर इनको जेल के अंदर भेज दिया। इनका स्वास्थ्य नहीं ठीक रहा तो कुछ दिन बाद बाहर आ गए। फिर इस ऐसा ही चलता रहा तो 1968 में जाके 1968 में जाके जब इंदिरा लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, विजय लक्ष्मी पंडित, वो जब महाराष्ट्र सरकार की गवर्नर बनी तो उन्होंने इनको क्या कर दिया, क्षमा कर दिया, माफ कर दिया और इनको रिहा कर दिया, क्षमा कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। तो फिर 1968 से ये अपनी वाइफ के साथ कुछ सुलह सुलह करके इनका केस भी सुलह हो गया अपने बच्चों के साथ। ये फिर इस देश से बाहर कनाडा चले गए और बाकी बची हुई जिंदगी उन्होंने कनाडा में जाके निकाली। इस तरीके से ये पूरा का पूरा केस था। के एम नानावटी बनाम महाराष्ट्र सरकार, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर है नीलावती बहेरा बनाम उड़ीसा सरकार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? तो पहले देखिए उपराष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट कहां पे है। 63 आर्टिकल बताता है कि संविधान में एक पद जो है ना उपराष्ट्रपति का है। 63 बताता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। और 60 आर्टिकल 64 ये बताता है कि वो कोई लाभ के पद पे नहीं होगा। अगर कोई मंत्री उपमंत्री है तो वो लाभ का पद नहीं कहलाता, तो वो कोई लाभ के पद पे नहीं होगा। 65 ये बताता है कि वो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम करेगा। कभी कभी राष्ट्रपति नहीं रहते या फिर कुछ बाय एक्सीडेंटल उनकी डेथ हो जाती है, तो उस समय जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा। और जब राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा तो राष्ट्रपति की उनको सैलरी भत्ते आदि मिलते हैं। जैसे राष्ट्रपति को 5 लाख सैलरी मिलती है अभी, और कुछ भत्ते भी मिलते हैं। तो 5 लाख जो है ना फिर वो इनको मिलेंगे। जब तक ये कार्य करेंगे एज अ प्रेसिडेंट, उस समय तक ये सैलरी और भत्ते जो राष्ट्रपति को जो चीजें जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं वो इन उपराष्ट्रपति को मिलेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 66 ये बताता है कि इनका चुनाव होगा कैसे उपराष्ट्रपति का। और आर्टिकल 7 बताता है कि चुनाव होने के पश्चात इनका कार्यकाल कितना होगा, 5 ईयर का। कितना, 5 ईयर का। शपथ लेने के दिन से 5 साल तक ये उपराष्ट्रपति रहेंगे। तो ये इनके 63 से लेके 67 तक ये उपराष्ट्रपति के आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या पूछा है कि उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में, 6 महीने तक काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा ही काम करने लगे। 6 महीने तक इसलिए टारगेट रखा है क्योंकि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के दोबारा से चुनाव कराए लिए जाते हैं, उनके रिजल्ट घोषित कर दिए जाते हैं, कोई ना कोई नया राष्ट्रपति आपको मिल जाता है 6 महीने के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में ना अगला क्वेश्चन देखिए 64वां। भारत में 2014 में शुरू हुआ भारत 64 भारत में 2014 में शुरू हुआ खालिस्तान लोगों को हवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देने का एक प्रभावी प्रचार प्रसार साधन है। तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक हुआ था 2014 के अंदर। किसी भी रेलवे स्टेशन के बाहर जब जाएंगे, जो बड़े बड़े सिटीज के अंदर रहते हैं, तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक वहां पर लगा रहता है। वो ये बताता है इस शहर की नमी के बारे में, इस शहर की वायु के अंदर प्रदूषण की मात्रा के बारे में बताता है कि इस शहर के अंदर कितना प्रदूषण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयकर अधिनियम के तहत, नाउ क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु, देखिए आयकर अधिनियम ने अपनी आयु सीमा बना के रखी है। उन्होंने डिफाइन किया कि अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक कब कहलाएगा, जब उसकी एज है ना 80 से ऊपर हो जाएगी तो वो एक अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है।
बेलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह है बेलाडीला, वो खालिस्तान के लिए फेमस है, वो हेमेटाइट के लिए फेमस है, वहां पर हेमेटाइट सबसे ज्यादा होता है ना। अगला क्वेश्चन 67 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? भारत के संविधान के बारे में सही क्या क्या है? यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का, संप्रभु का मतलब क्या है? मतलब कोई और देश नहीं चला सकता, किसी भी किसी भी परिस्थिति में कोई और देश मालिक नहीं हो सकता हमारे देश का। चाहे कैसी भी परिस्थिति बने, हम खुद अपने देश के निर्णय या फिर कोई भी काम करने वाले खुद ही प्रभु हैं, ये समझ लो अपने देश के। तो ये इसका मतलब हो गया संप्रभु। देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, यस, ये तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट बात बोली है। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, ये कभी नहीं कर सकती, संसद कभी नहीं कर सकती। यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्च, गलत, संसदीय सर्वोच्च थोड़ी है, संवैधानिक, ये इसमें संविधान सर्वोच्च है, ये संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं लिखा है ना, ये गलत है। बी, बी और सी तो दोनों गलत है। तो अब केवल बचा है ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है? सबसे ज्यादा विटामिन ई रहता है एवोकाडो फ्रूट्स के अंदर, एवोकाडो फ्रूट्स के अंदर। तो 68 का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ना अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति को कौन सी न्यायिक शक्ति, कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती? देखिए, राष्ट्रपति को आर्टिकल 111 जो कि वीटो वीटो पावर के बारे में बताता है, 3 प्रकार की वीटो पावर राष्ट्रपति को दी है। पहले नंबर जिसे बोलते हैं पूर्ण वीटो, दूसरे नंबर की जिसे बोलते हैं निलंबन वीटो, और तीसरे प्रकार की रहती है पॉकेट वीटो। 3 प्रकार की वीटो पावर देकर रखी है, पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो और पूर्ण और पॉकेट वीटो। ठीक है, तो रूपांतरण का पूर्ण समाधान, दंड विराम का कम सजा करना, ये तो सही है बिल्कुल, दंड विराम मतलब उनकी सजा को घटा देना, दंड निलंबन यानी सजा को अस्थायी तौर पर टाल देना, सही बात है, दंड घटाना यानी सजा को कम करना, ये रूपांतरण नहीं है। रूपांतरण का पूर्ण समाधान थोड़ी होगा। रूपांतरण में क्या होता है कि उनकी सजा को, जैसे पहले उनकी सजा थी आजीवन कारावास, तो उस आजीवन कारावास को उन्होंने बदल दिया सश्रम, कठोर श्रम, सश्रम 10 वर्ष बदल दिया, तो ये रूपांतरण हो गया, पूर्ण समाधान थोड़ी हुआ। तो पूर्ण समाधान में रूपांतरण नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नहीं पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष में नागरिक नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया? तो ये 1993 की बात है। 1993 में 2 अनुसूचियां जोड़ी गई थी, अनुसूची 11 और अनुसूची 12। 73वां और 74वां संविधान संशोधन था ये। तो उस समय 93, अब यहाँ पे 93 कोई ऑप्शन में है नहीं, तो इसे हम 92 लगाएंगे फिर। ठीक है, 70 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावपूर्ण नहीं है उसे खालिस्तान कहा जाता है। देखिए, एक हैकर है जो गलत भावनाओं से नहीं सोचता है कि मेरे को इस कंट्री के डिफेंस फोर्सेस पे अटैक करना है, या इस कंट्री की जो मतलब बहुत लीगल साइट्स हैं उन पे जाके उनको हैक करना है। तो इस तरीके की मतलब गलत भावना उसके अंदर नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं व्हाइट हैट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना अगला क्वेश्चन देखिए कि 1 लाख से ज्यादा की जनसंख्या, लेकिन 1 करोड़ के 10 लाख से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थानीय निकाय। देखिए, 20,000 जनसंख्या है 20 के, तो वहां पे नगर पालिका रहेगी, और 20,000 से नीचे है तो वहां पर क्या रहेगा, नगर पंचायत रहती है। और अगर 5 लाख से ऊपर जनसंख्या है तो वहां पर क्या रहेगा, नगर निगम। और यहाँ पर 5 लाख से 10 लाख पहुंच रहा है तो वहां पे बनेगा महानगर पालिका। क्या बनेगी, महानगर पालिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट, देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कौन सी शॉर्टकट की विंडोज टास्क मैनेजर खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती है? विंडोज टास्क मैनेजर यदि आपको मतलब ओपन करना है, इन 3 की सहायता से आपको
आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपने क्लोज कर दिया, तो आप फिर से यदि ओपन करना चाहते हो तो कल्टर प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप दबाएंगे तो आपको टास्क मैनेजर दोबारा से ओपन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, भारत की आजादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे? देखिए सिविल सेवा के प्रमुख वो कहलाते हैं, जैसे आज की डेट में बात करी जाए सिविल सेवा के प्रमुख कौन थे, तो कैबिनेट सचिव जो रहते हैं, सिविल सेवा का सबसे उच्चतम पद रहता है कैबिनेट सचिव। जो आज की डेट में बात करें तो राजीव गौबा है, राजीव गौबा जी हैं अभी कैबिनेट सचिव, ठीक है। तो ये उस समय आजादी के समय की बात कर रहा है, जब 50 से 53 के आसपास की। तो उस समय जो थे एन के पिल्ले साहब जो थे वो पहले कैबिनेट सचिव हुआ करते थे, एन के पिल्ले, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2016 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 4 देशों को अधिक मतदान के अधिकार दिए हैं जो उनकी शासन अवसंरचना को प्रभावित करते हैं। निम्न में से कौन सा देश उनमें से एक नहीं है? तो श्रीलंका उनमें से नहीं है, और बाकी चीन, भारत और ब्राजील को ये इनमें ज्यादा चुनाव करने के अधिकार दे के रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76, भारत ने सौर पार्क परियोजना के लिए साझा अवसंरचना के लिए विश्व बैंक के साथ कितनी धनराशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 100 मिलियंस के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। 76 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो देखिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम ये 1993 का है, 1993 का, ठीक है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का है, ठीक है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम डाउरी एक्ट 2061 का है, ओ सॉरी 1961 का है, 1961 का भी नहीं है, हाँ 1961 का है। बच्चों को निशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 का है। तो इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कालक्रम के अनुसार लगाइए, कालक्रम के अनुसार। तो सबसे पहले आ जाएगा 1961 वाला, मतलब सी, फिर इसके बाद आ जाएगा ए, सी ए। अब अपने पास ये दो ऑप्शन है, बाकी ये दो तो गलत हो गए। 93 फिर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सूचना का अधिकार 2005 में आया, और फिर बच्चों को निशुल्क फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 2009 में आया, ठीक है। तो 77 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निदेशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा। निदेशक सिद्धांत की बात कर रहे हैं, ये मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करना चाहिए। संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान भी जरूरी है। तो ये दोनों आवश्यक है, ये दोनों आवश्यक होंगे तभी उनमें परिवर्तन किया, संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। दोनों जगह से पारित होगा तभी जाके कुछ संशोधन हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 78 का बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दृष्टि वैश्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जा सकता है? तो दृष्टि वैश्य को जो है हम बेलनाकार लेंस के उपयोग से दूर कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 79 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, यदि किसी नागरिक के सूचना अधिनियम के तहत अपील और सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए, पहली अपील की वो भी खारिज हो गई, दूसरी अपील की वो भी खारिज हो गई, तो वह संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन? तो वो अनुच्छेद 32 से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। जो संवैधानिक उपचार के बारे में बताता है वो है अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय में बता सकता है। और इसी के साथ हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 के अंदर।